आप लोगों की आज की क्लास है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत जो आपका टॉपिक चल रहा था नर्वस सिस्टम में। तो आपका तीसरा नर्वस सिस्टम था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके अंतर्गत जो मोस्ट जो आपके टॉपिक है उनसे लेकर के आज बात होगी, उसी टॉपिक पर आज क्लास है आपकी। तो इसमें सबसे पहले आपको समझना है, आपका जो हो चुका था एक सीएनएस आप लोग क्लियर कर चुके थे अपना। पीएनएस के अंतर्गत आपको क्या करना था, जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, है ना। ऑटोनॉमिक भी कह सकते हैं आप और विसरल नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं आप, विसरल, है ना। तो आप लोग इसको कह सकते हैं ऑटोनॉमिक, या इसी को आप कह सकते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। ये आपको आज कवर करना है, क्लियर करना है। तो इसके अंतर्गत पहला हम थोड़ा सा पीछे से एक बार बैकअप ले लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे पीछे का। जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे मनुष्य का, तो उसमें सबसे पहला नर्वस सिस्टम आपने क्या पढ़ा था, सीएनएस। सीएनएस के अंतर्गत आप जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें आपने पढ़ा था ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का आपने पार्ट पढ़े थे, ब्रेन के अलग अलग आपने पार्ट में उसको डिवाइड करके एक एक टॉपिक पर आपको क्लियर बात हुई थी। उससे कहाँ से पीवाईक्यूज है, कहाँ से आपके टॉपिक से क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है, वो सारी चीजें। तो आपको याद रखना सीएनएस के अंतर्गत केवल दो चीजें आती हैं, ब्रेन और ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड। ये दो टॉपिक इसके अंतर्गत थे। इसके बाद आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत मैंने आपको बताया था इसके दो पार्ट थे, इससे नर्व्स जो निकलती है। तो एक था आपका जो क्रेनियल नर्व्स थी, क्रेनियल नर्व, और दूसरी जो आपकी नर्व थी उनको क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स। जो ब्रेन से निकलती हैं वो क्रेनियल नर्व, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं वो स्पाइनल नर्व्स। उसके बाद आपका जो थर्ड जो आपका नर्वस सिस्टम है उसी पीएनएस के अंतर्गत ही आता है, लेकिन हम आप लोग उसको पढ़ते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसी का नाम क्या है, विसरल नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। विसरल रेफर टू इंटरनल ऑर्गन, यानी कि विसरल का मतलब आंतरिक अंग, बॉडी के अंदर पाए जाने वाले अंगों के बारे में। तो इसमें हम आप लोग जब बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, तो ऑटोनॉमिक का मतलब होता है जो आपके शरीर की इंटरनल ऑर्गन है उनके रिस्पॉन्स के लिए जो आपका नर्वस सिस्टम पाया जाता है, जो नर्व्स जाती हैं मैसेज लाने और मैसेज ले जाने का था, वो पूरा जो आपका नर्वस सिस्टम है उसको आप ऑटोनॉमिक या उसी को विसरल नर्वस सिस्टम कह देते हैं। अब इसके अंतर्गत हम आप लोग पढ़ेंगे कि ये कार्य कैसे करते हैं। तो इसके अंतर्गत टॉपिक आपको मैंने एक आउटलाइन दिया था, तो उस समय तो मैंने आपको बताया था इस ऑटोनॉमिक के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। तो ऑटोनॉमिक के अंतर्गत आपको मैंने बताया था रिफ्लेक्स एक्शन आती है इसी टॉपिक के अंतर्गत। रिफ्लेक्स आर्क आता है ना, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। उसके बाद एक और इसमें टॉपिक जुड़ा है, नी जर्क आपका मैकेनिज्म होता है जिसको कहते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स, है ना। घुटने के एग्जाम्पल के तौर पर आपको नी जर्क बताया जाता है, घुटने पर चोट लगने पर कैसे आप कह सकते हैं आप कैसे क्रिया होती है आपके नर्वस सिस्टम की, वो नी जर्क रिफ्लेक्शन ना। तो ये सब उसी को हम आप लोग क्या कहते हैं, मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। मैंने आपको उसी में बताया था कि मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है और मल्टी सिनेप्टिक रिफ्लेक्स भी होता है। वही टॉपिक आपको एक बार क्लियर करना है। तो एक बार आपको शुरुआत से आपको समझाएंगे। सबसे पहले जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको पढ़ना है रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या है, तो कहते हैं ये सडन होने वाली क्या है, सडन या अनप्लान्ड रिएक्शन। कह रहे एक ऐसी आप कह सकते हैं घटना जो पहले से क्या ना हो, तय ना हो, पहले से हम आप लोगों को क्लियर ना हो, जिसके बारे में सडन और अनप्लान्ड होने वाली, यानी कि अचानक से हो जाए, और जो अनप्लान्ड हो यानी कि पहले से सोची समझी ना गई, उस प्रक्रिया को हम आप लोग क्या कह देते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब कि जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है वो सडन होता है, और सडन के बाद इसके अलावा आप कह सकते हैं क्या है, अनप्लान्ड है। मतलब कि ये आपकी पहले से क्या नहीं है,
प्लान की हुई नहीं है। ऐसी किसी मूवमेंट या ऐसी किसी क्या कह सकते हैं क्रिया को, प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। अब जब रिफ्लेक्स एक्शन है तो जाहिर सी बात है ये किसके द्वारा कंट्रोल होती है? तो आप जानते हैं जाएगी तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी आपको याद रखना ये किसके द्वारा कंट्रोल होगी? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। क्लियर? ये किसके द्वारा कंट्रोल होगी? स्पाइनल कॉर्ड। तो आप लिख सकते हैं कि इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। इसका ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है, इसका ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है। ये आपका ब्रेन इसमें कुछ नहीं करेगा, जो करेगा वो किसके बारे में बात होगी? स्पाइनल कॉर्ड करेगा। बात क्लियर? अब स्पाइनल कॉर्ड काम कैसे करेगा? तो मैंने आपको बताया था स्पाइनल कॉर्ड से कितनी जोड़ी नर्व्स निकलती हैं। आपको बताया था ना, क्रेनियल भाग से नर्व्स निकलती हैं और आपके स्पाइनल भाग से भी क्या निकलती हैं? नर्व्स, जिनको आप स्पाइनल नर्व कहते हैं। क्रेनियल भाग से क्रेनियल नर्व्स कहलाती है। कितनी क्रेनियल नर्व्स थी? क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर यानी 12 जोड़ी। क्रेनियल नर्व जो आपकी थी वो 12 पेयर यानी कि 12 जोड़ी थी। लेकिन जो आपकी स्पाइनल नर्व्स थी वो आपकी कितनी थी? 31 जोड़ी, 31 पेयर। बात क्लियर? अब उनमें से जो आपकी स्पाइनल नर्व्स होगी उनमें से आपको पता है, याद है, मैंने आपको बताया था सब की सब मोस्टली आपकी क्या होती हैं? सब की सब मिक्स होती है। आपको बताया था फंक्शन के तौर पर न्यूरॉन्स कितने प्रकार की? 3, सेंसरी, मोटर और मिक्स। तो आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था नर्व्स में जो सेंसरी नर्व्स है, सेंसरी, मोटर और कौन सी? मिक्स। ये 3 प्रकार की आपकी क्या है? वर्क यानी फंक्शन के आधार पर ये नर्व्स है आपकी। अब जब फंक्शन के आधार पर ये 3 प्रकार की हैं तो मैंने आपको बताया था एक सेंसरी है। सेंसरी किसे कहते हैं? सेंसरी रेफर टू वो नर्व्स जो बाहर से स्टिमुलेशन मिलने पर उसको कहाँ लेकर के जाए। आप कह सकते हैं सेंसरी ऑर्गन से या आउटर एनवायरनमेंट से। सेंसरी ऑर्गन से उस स्टिमुलेशन को कहाँ तक लेके जाती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो वो क्या कहलाती है? उनको आप कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स। याद रखिएगा। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के प्रोसेस के बाद जो मैसेज या सूचना कहाँ तक? उन अंगों तक या जो आपके उससे रिलेटेड ऑर्गन है जिनको कार्य करना है, फंक्शनिंग ऑर्गन आप कह सकते हैं, फंक्शनिंग ऑर्गन, उन तक जो सूचना लेके जाती है वो कौन सी नर्व्स? वो मोटर नर्व्स या मोटर न्यूरॉन्स कह सकते हैं आप। बात क्लियर है? और जो दोनों का काम करती है, सेंसरी और मोटर दोनों का जो काम करती है, उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें कहते हैं मिक्स न्यूरॉन्स या मिक्स नर्व्स कह सकते हैं। अब बात आती सेंसरी, मोटर, मिक्स, ये होती कहाँ पर है? तो मैंने आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाया था कि जो सेंसरी है, मोटर है और मिक्स है, ये तीनों प्रकार की न्यूरॉन्स या नर्व्स आपको कहाँ मिलेंगी? क्रेनियल। जो 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व थे उसमें कुछ सेंसरी है, कुछ मोटर है, कुछ क्या है? मिक्स है। अब बात जब स्पाइनल की होती है तो मैंने आपको बताया था स्पाइनल की सारी नर्व्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? वो मिक्स है, क्योंकि एक समय पर जाकर के आने और ले जाने वाली दोनों एक साथ मैच हो जाती है और वहीं से वो क्या बनाती है? मिक्स न्यूरॉन। बात क्लियर है? उसको आपको समझना है कि रिफ्लेक्स होता कैसे है। इसको समझिएगा स्पाइनल कॉर्ड से। मान लीजिए ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मान लीजिए कोई अचानक से कोई क्रिया होती है, कोई भी आपको कह सकते हैं स्टिमुलेशन प्राप्त होता है, तो वो स्टिमुलेशन उस सेंसरी ऑर्गन से जब जाती है, बात समझिए, एक से दूसरे, दूसरे के तीसरे के पास, तो वहां पर क्या बनाती है? सिनेप्स बनाते हुए जाती है। बात क्लियर? और जब सिनेप्स मिलता है तो सिनेप्स के थ्रू ये कहाँ पहुंचता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जब सिनेप्स है तो जाहिर सी बात है सिनेप्स को क्या बोलते हैं आप? जहां सिनेप्स बनेगा उसे क्या बोला जाएगा? गैंग्लिया। बात क्लियर? और यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे, आपने पढ़ा है कौन?
ACH, एसिटाइलकोलिन। बात क्लियर? जिसके थ्रू जो आपकी सूचना है या जो कह सकते हैं स्टिमुलेशन है वो इलेक्ट्रिक करंट के रूप में एक न्यूरॉन से कहाँ जाएगा, दूसरे न्यूरॉन्स में। तो न्यूरोट्रांसमीटर यूज होगा। न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन से किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड उस पर क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, समझेगा कि करना क्या है, मैसेज क्या करना है, उस स्टिमुलेशन के प्रति हमें क्या जवाब देना है, क्या कराना है उस बॉडी पार्ट से। तो वो जो आपकी नर्व्स होंगी जो लेकर के जाएंगी वो कौन सी नर्व्स होंगी, जो उस पर्टिकुलर अंग को क्या करेगी, प्रेरित करेगी काम करने के लिए। तो वो जो आपका फंक्शन बनेगा वहां पर भी क्या होगा, गैंग्लिया। और गैंग्लिया होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होगा, ACH। बात क्लियर? क्योंकि जो आपकी सूचना है, जो आपका कह सकते रिफ्लेक्शन है, वो किसके पास पहुंचने वाला है, मसल्स के पास। बात क्लियर? यानी कि न्यूरॉन से मसल, जिसको आप लोग कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, है ना। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर यूज होता है, एसिटाइलकोलिन। तो एसिटाइलकोलिन उस पर्टिकुलर अंग को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। तो आप जानते हैं यहां पर भी क्या बनेगा, यहां न्यूरो और किसका, मसल्स यानी कि मस्कुलर क्या बनेगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनेगा। भाई न्यूरॉन और किसका, मसल का जंक्शन होगा ना, तो इसको क्या बोला जाएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू उस तक क्या पहुंचाई जाएगी, सूचना। और सूचना की करना क्या है, देख, तो मसल्स आपकी उसी प्रकार क्या करेगी, रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देगी। क्लियर है इतनी बात? इस अब बात आती है, आप जो पढ़ रहे थे किसके बारे में, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्स एक्शन में आप कह सकते हैं जिस तरफ से सूचनाएं आती है स्पाइनल कॉर्ड को, तो मैंने आपको बताया था वो एरिया कौन सा भाग होता है, डॉर्सल। क्या होता है, डॉर्सल। या इसी को मैंने आपको बताया था क्या भी कहते हैं, जिस भाग से स्पाइनल कॉर्ड में सूचनाएं आती है सेंसरी न्यूरॉन्स द्वारा, उस भाग को क्या कहते हैं, डॉर्सल। और डॉर्सल के अलावा उसको और क्या बोला जाता है, तो मैंने आपको बताया था पोस्टीरियर। क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर। और इसी का अब इस साइड से सेंसेशन आ रही है, मतलब सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर आ रही है, तो इसी को कौन सा पार्ट भी कहते हैं, सेंसरी। क्या बोला जाता है, सेंसरी। तो इसको मैंने आपको बताया था, इसको शॉर्ट में कैसे याद कर सकते हैं, DPS। अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है तो DPS के हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका एक पार्ट। अब जहां से सूचना जाती है, तो आपने NCERT में स्ट्रक्चर देखा होगा, कहां से जाती है, वेंट्रल पार्ट से। मोटर न्यूरॉन्स कहां से लेकर जाती है सूचना, वेंट्रल पार्ट से। तो वेंट्रल वाले को क्या बोलते हैं, इसी को आप वेंट्रल भी कह सकते हैं। और वेंट्रल के अलावा अगर आप इसको पोस्टीरियर कहेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, एंटीरियर। तो आप कहेंगे एंटीरियर पार्ट। और क्या बोलेंगे, जब ये सेंसरी था, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन्स हैं यहाँ, तो यहाँ ले जाने वाले कौन है, मोटर। तो इस एरिया को क्या कहेंगे, मोटर कहेंगे। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। तो ये एक पोर्शन हो गया। जैसे ही सूचना सडन इधर मिलती है, ये रिस्पॉन्स करती है, और रिस्पॉन्स करके किसको, उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक मैसेज भेजती है, जिसको क्या करना है, उसके बदले अगेंस्ट में आप कह सकते हो उसके प्रति कार्य अनुक्रिया करना है। बात क्लियर? तो ये प्रक्रिया जब अनप्लान्ड होती है, सडन होती है, तो इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। और ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये जो पाथ है इसका, जिस पाथ से होकर ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, इस पूरे मार्ग, इस रास्ते को, इस पाथ को क्या बोलते हैं, इस पूरे पाथ को, इस पूरे मार्ग को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स आर्क बोला जाता है। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर्क। ये आपको याद रखना है। ये क्या है, ये पूरा रिफ्लेक्स आर्क। वो पूछता है ना कि भाई रिफ्लेक्स आर्क क्या है, तो वह आर्क या वह रास्ता, वह मार्ग जिससे होकर कौन सी एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल होता है, उसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। इतनी बात क्लियर। अब बात इधर आती कि ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, इसको खोजने वाला व्यक्ति कौन था,
डिस्कवरी आप कह सकते सबसे पहली बार रिफ्लेक्स एक्शन को किसने बताया? तो आपको याद रखना इस व्यक्ति का नाम क्या था? मार्शल हॉल। मार्शल हॉल नाम का व्यक्ति जिसने इसको सबसे पहली बार क्या किया, देखा था या बताया था इसके बारे में, वो कौन था? मार्शल हॉल। बात क्लियर है? ये आपका अब एग्जाम्पल जैसे आपसे पूछ दे रिफ्लेक्स एक्शन की कुछ एग्जाम्पल, तो रिफ्लेक्स एक्शन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? कौन कौन से एग्जाम्पल? तो कुछ आपने पढ़े होंगे, जैसे छींक आ जाना, है ना, जमुआई ले लेना, है ना, अचानक से पैर में कांटा चुभने पर पैर को झटके से ऊपर कर लेना, किसी गर्म चीज पर अचानक से हाथ पड़ने पर या बॉडी का कोई पार्ट पड़ने पर अचानक से उधर से हटा लेना, ये सब आपके कौन से एक्शन है? रिफ्लेक्स। आपकी आंखों के सामने अचानक से कोई चीज आ जाए तो पलकों का क्या हो जाना? बंद हो जाना, ये सब आपकी किस एक्शन के अंतर्गत आता है? रिफ्लेक्स एक्शन के अंतर्गत। बात क्लियर है? इसके अलावा एक और अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे कोई मीठी या कोई ऐसी खट्टी चीज देख करके मुंह में पानी आ जाना, भोजन देख करके लजीज अब स्वादिष्ट भोजन देखा मुंह में पानी आ गया, ये सब आपका किसके अंतर्गत होता है? रिफ्लेक्स के अंतर्गत। लेकिन कब आपको ने देखा होगा कुछ किताबों में आपको बताया जाता है, ऐसा पढ़ाया जाता है कि रिफ्लेक्स एक्शन भी क्या होती है? दो प्रकार की। रिफ्लेक्स एक्शन भी दो प्रकार की बताई जाती है ना। एक होती है आपकी जन्मजात और एक होती है उपार्जित। एक ऐसी रिफ्लेक्स एक्शन होती है जिनको आप क्या करते हैं, जन्म से आपके पास होती है, उनके लिए आपको किसी विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। और कुछ ऐसी रिफ्लेक्स एक्शन होती है जिनके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता होती है ना। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैंने अभी आपका एग्जाम्पल दिखाया कि मीठी चीज या कोई ऐसा स्वादिष्ट चीज देखकर मुंह में क्या आ जाना? पानी आ जाना। तो आपने देखा ये कोई ट्रेनिंग लेने वाली चीज थोड़ी, हम किसी से पूछते थोड़ी है कि कैसे मुंह में पानी आता है देख के चीजों, इसलिए कोई ट्रेन होने की आवश्यकता नहीं है ना। जैसे पैर में कांटा चुभा तो आप वो सीखने की जरूरत थोड़ी कि पैर कैसे उठाया जाता है, भाई कांटा चुभेगा पैर क्या कर लेंगे? उठा लेंगे, है ना। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें क्या है? जन्मजात है, जिसकी हमें ट्रेनिंग या जिसके लिए हमें कोई चीज सीखने की आवश्यकता ना हो। और कुछ ऐसी रिफ्लेक्स एक्शन होती है जिसके लिए हमें ट्रेन होना जरूरी है, सीखना जरूरी है। आपको मान लीजिए कोई अचानक से पानी में आए और धक्का दे दे, है ना, और जब पानी में धक्का दे देगा तो क्या होगा? आपको क्या आना चाहिए? तैरना, तब आप बचेंगे। तो उसके लिए पहले से आपको क्या करना पड़ेगा? तैरना सीखना पड़ेगा, अन्यथा की दृष्टि में आप क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। जैसे साइकिल चलाना, तो पहले आप साइकिल जब चलाना सीखते हैं तो आप बार बार क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। लेकिन जब आप एक बार सीख जाते हैं तो उसके बाद आप क्या, जैसे साइकिल में बैठते तुरंत आप, क्योंकि वो चीज अब आपके दिमाग में क्या हो गई? परमानेंट हो जाती, ब्रेन में, है ना, वो आपकी मेमोरी में क्या हो गई? वो फीड हो गई। अब आपके लिए वो जो रिफ्लेक्स एक्शन है, आपको तुरंत साइकिल मिली, आप खड़े हो गए, इधर उधर देखते हुए चला रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो चीज अब आपके कहां पर है? ब्रेन में परमानेंट स्टोर हो चुकी। तो अब आपको उसके लिए क्या करने की जरूरत नहीं, बार बार सीखे। एक बार सीख गए, ट्रेंड हो गए। जैसे डांस करना, जैसे ही आप डीजे के फ्लोर पर पहुंचे, आपने अच्छा बेस और धुन सुनी, गाना सुना, अपने पैर थिरकने स्टार्ट, आपके मूव चालू, क्यों? क्योंकि आप सीख चुके। लेकिन उसके लिए पहले से आपको क्या करना पड़ेगा? डांस, ट्रेन होना जरूरी है। तो वही रिफ्लेक्स एक्शन कितने प्रकार की होती है? दो। एक आपकी होती है कौन सी? जो जन्मजात है, और एक वो जो उसके लिए हमें क्या होना पड़ता है? ट्रेन, जिसको आप उपार्जित भी कह सकते हैं। जन्मजात का अपोजिट क्या होता है? उपार्जित। तो एक जन्मजात जो जन्म से है, या आप कह सकते हैं पैदाइशी है हमारे पास, और एक क्या है जिसके लिए हमें ट्रेन होना है। हमारा एनवायरनमेंट जो हमें सिखाता है, या एनवायरनमेंट में रहकर हम जो सीखते हैं। बात क्लियर है? ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन हो गया और रिफ्लेक्स आर्क हो गया। बात क्लियर है? कोई समस्या? अब उसके बाद समझिएगा, इसके तुरंत बाद आपको समझना है, देखिए इसमें अब आपको करना क्या है? ये रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। अब रिफ्लेक्स एक्शन के बाद आपको समझना है जो मैंने आपको नेक्स्ट टॉपिक बताया था, नी जर्क रिफ्लेक्स।
ये आपका एनसीईआरटी में दिया है इसके बारे में, नी जर्क रिफ्लेक्स, और पूछ दिया जाता है नी जर्क रिफ्लेक्स क्या है ना। तो नी जर्क रिफ्लेक्स में क्या है इसको आपको समझना है। देखिए नी जर्क रिफ्लेक्स, देखिएगा नी जर्क रिफ्लेक्स समझिए। नी जर्क रिफ्लेक्स क्या है, तो नी मीन्स क्या होता है घुटना, और जर्क मीन्स होता है क्या झटका लग जाना। जैसे ही आप किसी पैर में अचानक से आप चलते फिरते अचानक से कुछ टकरा गया पैर में, घुटने में, टखने में, तो तुरंत पैर को क्या कर लेना, मोड़ लेना है ना, या कड़ा कर लेना, अचानक से रुक जाना वहीं पर। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं नी जर्क। लेकिन ये कौन सी प्रोसेस है, रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर है, क्योंकि ये काम कैसा हुआ अचानक से। तो अचानक से होने के कारण इसको हम आप लोग क्या कह देते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स कह देते हैं। अब नी जर्क रिफ्लेक्स कैसे होता है उसकी प्रोसेस आपको अगर समझना है तो मान लीजिए ये ऐसे समझ लीजिए कोई घुटना है, ऐसे ये किसी का इधर, ये ऐसे समझ लीजिए, ये पैर का उसका तलुआ मान लीजिए ऐसे है ना, इस प्रकार से। इसमें आपको समझना है ये जो थाई वाला एरिया है उसमें आपको बताए थे जब आप पढ़ा रहे थे आपको, तो मसल्स है ना, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आपको बताते इधर पर क्या होती है, थाई में मसल्स होती है। कौन कौन सी मसल्स, ऊपर के साथ पास मैंने आपको बताया था ऊपरी एरिया पर कौन सी एक मसल, और एक कहाँ पर होती है नीचे की एरिया थाई की, ऊपर वाली एरिया की जो मसल्स होती है उसको क्वाड्रीसेप्स मसल्स कहा जाता है। क्वाड्रीसेप्स ये मसल्स है। नीचे के साइड की जो आपकी मसल्स है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग मसल। आपने देखा होगा हैमस्ट्रिंग जो मसल, हैमस्ट्रिंग शब्द आपने कई बार सुना होगा, किस एरिया में, तो आपको पता होगा खेल वाले एरिया में, जो स्पोर्ट्स होता है उस एरिया में ये शब्द बार बार सुनने को मिलता है। खास तौर पर आपने देखा होगा जो एथलीट होते दौड़ने वाले, या फिर जो क्रिकेटर वगैरह होते हैं, मतलब जो आप कह सकते जिनमें बॉडी को आप कह सकते जिसमें आपका रनिंग वाला काम होता है, ऐसे स्पोर्ट्स में आपने अक्सर खिलाड़ियों से सुना होगा या न्यूज वगैरह में सुना होगा हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग की चोट होती है जिसमें ये मसल्स क्या हो जाती है, पीछे की खिंच जाती है, और जब खिंच जाती है तो आपने अक्सर सुना होगा इसके ऑपरेशन होते हैं, उनका हैमस्ट्रिंग की सर्जरी हो रही है, हैमस्ट्रिंग का ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि इसके बगैर अगर ये दिक्कत में आ गया तो फिर पैर दौड़ने में चलने में क्या करता है, दिक्कत करता है। तो वो आपका एथलीट क्षेत्र में या स्पोर्ट्स के रीजन में इस शब्द को बार बार हम लोग सुनते हैं हैमस्ट्रिंग हो जाना। तो ये किसके कारण, क्योंकि नीचे साइड जो मसल्स है आपके थाई में, जांग में, वो हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है। उसके ठीक ऊपर वाले एरिया में कौन सी मसल्स है, क्वाड्रीसेप्स मसल, और इनके बीच में यहाँ जो बोन होती है उसका नाम क्या है, वो बोन्स कौन सी बोन कहलाती है, तो आपको याद है फीमर बोन। कौन सी, सिंगल बोन होती है जिसका नाम फीमर, जिसको आप कहते हैं बॉडी की सबसे लंबी बोन होती है कि नहीं। तो यहाँ पे भी आपकी बोन होती है ना, आपका एक रेडियो होती है और एक अल्ना, लेकिन रेडियो और अल्ना हाथों में होती है, पैरों में क्या होती है, टीबिया और फीबुला। याद रखिएगा पैरों में जो दो होती हैं उसमें एक का नाम टीबिया और एक का नाम क्या होता है, फीबुला, ये दो होती है, और ये ऊपर टकने की जिसको आप क्या बोलते हैं, पटेला, है ना। तो ये आपका गल्फ वाला एरिया। अब इसमें होता क्या है इसमें नी जर्क कैसे, तो आपको पता है अगर ये मसल्स है, ये आपने कहा कि मसल्स है, तो आपने देखा होगा मसल्स किससे जुड़ी होती है, बोन से, है ना। किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो आपको पता होता है मसल्स को बोन से जोड़ने वाला कौन, टेंडन। क्या होता है, टेंडन। तो यहाँ पर कोई क्या होगा, टेंडन मौजूद होगा यहाँ पर, जो इसको बोन के साथ क्या किया होगा, जोड़े होगा। बात क्लियर, ये आपका कोई क्या है, टेंडन है। अब जाहिर सी बात है टेंडन है, और यहाँ पर मान लीजिए चोट लगी तो उसके लिए क्या होगा यहाँ पर,
चोट लगती है तो कौन उसको कैच करने का काम करता है भाई? स्टिमुलेशन को कौन कैच करता है? रिसेप्टर। तो यहाँ पर कोई क्या होगा? रिसेप्टर होगा। तो जैसे ही आपको चोट लगती है इस रिसेप्टर से उस स्टिमुलेशन को क्या किया जाएगा? कैच किया जाएगा। बात क्लियर? और जब कैच किया जाएगा तो मान लीजिए इसको यहां से लेकर जाने वाली क्या होंगी? न्यूरॉन्स। कौन होंगी? न्यूरॉन जो मैसेज लेकर जाएंगे स्टिमुलेशन का, चोट लगने का, किसके पास जाएगा? कौन सी न्यूरॉन्स लेकर जाएंगे? किसके पास? अब रिफ्लेक्स है तो जाहिर सी बात है किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड के पास। भाई सीएनएस मतलब स्पाइनल कॉर्ड के पास, क्योंकि ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो सीधी सी बात है किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड के पास। और स्पाइनल कॉर्ड का आपने स्ट्रक्चर देखा है, आपने स्ट्रक्चर बनाया भी था। ये इस प्रकार से मान लीजिए ग्राफिक डायग्राम में से मान लीजिए ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब इस स्पाइनल कॉर्ड के पास इसका मैसेज भेजा गया, कौन सी न्यूरॉन्स लेकर गई? अब सेंसेशन है तो जाहिर सी बात है कौन? सेंसरी न्यूरॉन्स। और किस एरिया से लेकर जाएंगे? कौन सा एरिया से जाएगा सेंसेशन? पोस्टीरियर एंड से, यानी कि जिसको आप क्या भी कह सकते हैं? डॉर्सल, या इसी को आप कह सकते हैं पोस्टीरियर एरिया से। कौन सी न्यूरॉन्स लेकर जाएंगी? सेंसरी न्यूरॉन। और किसको जा करके देंगे? स्पाइनल कॉर्ड को। बात क्लियर? और स्पाइनल कॉर्ड के इस मैसेज को यहां से एक दूसरे न्यूरॉन्स के साथ क्या बनेगा? सिनेप्स। क्या बनेगा? सिनेप्स। और सिनेप्स के थ्रू ये मोटर न्यूरॉन्स क्या करना है, उसकी अनुक्रिया किसको देगा? मसल्स। कि भाई आपको क्या काम करना है? कॉन्ट्रैक्ट करना है या फिर रिलैक्स करना है? बात क्लियर? तो आप उसको जैसे टखने में चोट लगती है आप उसको क्या देते हैं? मैसेज कि पैर जैसा है वैसे ही में क्या हो जाता है? फैला रह जाता है और आप सीधे खड़े हो रहते थोड़ी देर के लिए, एकदम से सॉफ्ट टाइप के, जैसे कुछ लगता है घुटने में। तो वो जो आपकी सेंसेशन गई किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड ने उसी एक्शन को प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद मोटर न्यूरॉन से किसके पास? क्वाड्रिसेप्स मसल्स को क्या दिया? मैसेज कि आपको क्या रखना है? रिलैक्स रखना है पैर। बात क्लियर है? तो यहां पर क्या बना? यहां पर बना सिनेप्स। क्या बना यहां पर? सिनेप्स। तो ये आपका सिनेप्स हो गया। सिनेप्स। ये कौन सी न्यूरॉन से जो मैसेज लेकर के गई? ये कौन सी न्यूरॉन से जो मैसेज लेकर के गई? तो जब सेंसरी लेके आई थी तो जाहिर सी बात है मोटर लेके जा रही होगी। या आपने एक जगह देखा हो कई बार शब्द दूसरे भी यूज होते हैं, जरूरी हम सेंसरी ही लिखें। आपने एफेरेंट और इफेरेंट भी सुना होगा, है ना? एफेरेंट और इफेरेंट न्यूरॉन भी कह देते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या सेंसरी की जगह क्या कह सकते हैं? एफेरेंट भी कह सकते हैं और एफेरेंट न्यूरॉन, और यहाँ से कौन सी? इफेरेंट न्यूरॉन। और या इसी को हम लोग क्या कह देंगे? मोटर न्यूरॉन। वो सूचना को, यानी कि उस इंपल्स के स्टिमुलेशन के प्रति जो क्रिया है उसकी सूचना कहां तक लेके जाएगी? क्वाड्रिसेप्स मसल्स तक। बात क्लियर? इस पूरे एक्शन को ही हम आप लोग क्या बोलते हैं? नी जर्क रिफ्लेक्स। लेकिन अब दूसरी काम भी तो हो सकता है, दूसरी चीज। मान लीजिए आपकी सूचना गई यहां से, अब इसी सूचना को, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स ले गई। अब सेंसरी न्यूरॉन्स ले जाने के बाद जब पहुंचेंगी तो यहाँ पर मान लीजिए मैसेज आया, यहाँ पर सिनेप्स बना, सूचना दी गई। लेकिन यहाँ से सूचना आई किसके लिए? हैमस्ट्रिंग वाली मसल्स के लिए। अब हैमस्ट्रिंग क्या कराएगी? हैमस्ट्रिंग जो आपकी है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट कराएगी। तो जैसे ही चोट लगी, अगर आप कह सकते हैं आप कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो सूचना आपकी किसके पास आएगी? हैमस्ट्रिंग के पास। और हैमस्ट्रिंग उसको क्या करेगा? तुरंत मूवमेंट करेगा और खींच देगा। तो ये जो आपकी बोन है वो उसको क्या कर लेगी? भाई पीछे की तरफ खींच लेगी। तो आपका ये टखना क्या हो जाएगा? वो मुड़ जाएगा। बात क्लियर? इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स कहते हैं। लेकिन इसमें एक आप बात समझिए, ये तो नी जर्क रिफ्लेक्स की बात हो गई, ये आपका पूरा टॉपिक है नी जर्क रिफ्लेक्स का।
नी जर्क रिफ्लेक्स का। लेकिन इसमें एक चीज और समझने वाली बात है, इधर पे आप देखेंगे यहां पर जो सिनेप्स आपने बनाया, सिनेप्स, वो सिनेप्स आप जो बना रहे हैं, कितने सिनेप्स बन रहे हैं यहाँ पर? एक बार की सूचना, एक बार की एक्शन के लिए कितना सिनेप्स बन रहा है? एक सिनेप्स। तो जब एक सिनेप्स बनता है तो ऐसी क्रियाओं को, ऐसी रिफ्लेक्स एक्शन को क्या कहा जाता है? मोनोसिनेप्टिक। क्या कहा जाएगा? मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स कहा जाता है। अगर आपका सिनेप्स बन रहा है किसी रिफ्लेक्स के दौरान, किसी रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा, तो उस आप रिफ्लेक्स एक्शन को हम लोग क्या भी कह सकते हैं? मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो नी जर्क रिफ्लेक्स है, ये कौन सा वाला हो जाएगा? मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स भी आप इसको बोल सकते हैं, मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। बात क्लियर? यानी आपसे अगर कोई पूछे कि कोई एक मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स का उदाहरण बता दीजिए, भाई आप ऐसे कह सकते हैं ना कि जो आपके रिफ्लेक्स हैं, रिफ्लेक्स वो कितने प्रकार के? तो आप बता सकते हैं कि दो प्रकार के। कौन सा? मोनोसिनेप्टिक, और एक कौन सा हो जाएगा? मल्टी सिनेप्टिक। क्या बोलेंगे? मल्टी सिनेप्टिक। ये मल्टी सिनेप्टिक हो जाएगा। अब देखिए, मोनोसिनेप्टिक में अगर आपसे पूछे कि भाई मोनोसिनेप्टिक क्या है, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि ऐसा रिफ्लेक्स दैट मेड कितना? वन सिनेप्स। बात क्लियर? यानी कि एक ऐसा सिनेप्स जो क्या बनाता है, वो एक ऐसा रिफ्लेक्स जो कितने सिनेप्स बनाता है? केवल एक सिनेप्स बनाता है, उसको क्या बोलेंगे? मोनोसिनेप्टिक। तो मोनोसिनेप्टिक का यदि आपसे क्या पूछे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आप क्या देंगे? क्या लिखा आपने? नी जर्क। ये उसी का तो है, आपने देखा एक ही सिनेप्स बन रहा है, तो आप उधर लिख सकते हैं ना कि क्या लिखेंगे? नी जर्क रिफ्लेक्स। नी जर्क रिफ्लेक्स, ये आपका मोनोसिनेप्टिक। बात क्लियर है? अब बात आती है फिर मल्टी सिनेप्टिक। तो आप कहेंगे कि ऐसा रिफ्लेक्स दैट मेड, कह सकते हैं दैट मेड more than one synapse, more than one synapse in कहां पर? CNS। यानी कि जब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाकर एक से क्या बनाए, ज्यादा आपके सिनेप्स बनाए, तो वो क्या कहलाएगा? वो मल्टी सिनेप्टिक हो जाएगा। बात क्लियर? और मल्टी सिनेप्टिक के लिए आप एग्जाम्पल अगर पूछे तो फिर आप क्या बताएंगे? जो आपकी विसरल, जो आपकी रिफ्लेक्स होती है, कौन सी? विसरल रिफ्लेक्स। अचानक से कोई सेंसेशन अंदर से विसरल ऑर्गन से प्राप्त हो और अचानक आपका स्पाइनल कॉर्ड उसके प्रति रिएक्ट करे, तो कोई अगर विसरल आपका कोई रिफ्लेक्स होता है तो वो आपका कैसा होता है? मल्टी सिनेप्टिक। बात क्लियर? जैसे सपोज करें कोई एक एग्जाम्पल पूछ दे मल्टी सिनेप्टिक सिनेप्स का, रिफ्लेक्स का, सॉरी, एक कोई विसरल आपको बताना है। विसरल रिफ्लेक्स मतलब पलक का झपकना कैसे दिया? भाई अचानक से कोई चीज आंखों की क्या आई सामने, तो जो आपकी जो आंखों की क्या है, न्यूरॉन्स, मसल्स, उनकी सूचना कहाँ जाएगी? न्यूरॉन्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड तक जब जाएंगी तो उसमें एक से ज्यादा क्या बनेंगे? सिनेप्स। और जब एक से ज्यादा सिनेप्स फॉर्म होगा तो वो क्या कहलाएगा? मल्टी सिनेप्टिक रिफ्लेक्स। बात क्लियर है? बस ये आपकी दो चीजें। तो ये नी जर्क रिफ्लेक्स, और जो नी जर्क रिफ्लेक्स है उसी को क्या बोलेंगे? मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। बात क्लियर है? अब उसके बाद ये सब चीजें जब आपकी हो जाती है, नी जर्क रिफ्लेक्स शायद आपको उसमें न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में शायद लास्ट टॉपिक बचा था इसमें, तो ये आपका कंप्लीट। लेकिन अब इसके अलावा जैसे आपसे कोई पूछ दे, मैंने आपको बताया था रिसेप्टर्स होते हैं हर प्रोसेस के लिए। क्या होता है? रिसेप्टर। तो आपको याद रखना, कुछ रिसेप्टर के नाम भी आपको पता होने चाहिए। भाई अलग अलग कामों के लिए रिसेप्टर भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं।
तो जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपसे कहते हैं टेस्ट के लिए कौन सा रिसेप्टर बॉडी में, जैसे आप एक देखने वाला विजन के लिए है ना, एक आपका टेस्ट के लिए, एक आपका हीट के लिए है ना, एक आपका पानी के टच के लिए, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग रिसेप्टर भी तो होंगे ना। आपकी बॉडी में अलग अलग स्टिमुलेशंस प्राप्त होती हैं, आपके लिए अलग अलग स्टिमुलेशन के लिए अलग अलग सेंसरी ऑर्गन भी है जो अलग अलग सेंस लेते हैं। एक टेस्ट ले रहा है तो कोई फील कर रहा है ना, कोई आपको क्या कर रहा है साउंड के लिए है, तो कोई स्मेल के लिए है, तो कोई आपके विजन के विजन के लिए भी है। तो अलग अलग जब सेंसरी ऑर्गन है तो अलग अलग उनके वर्क भी हैं, और जब अलग अलग वर्क हैं तो जाहिर सी बात है अलग अलग रिसेप्टर भी तो होंगे ना सबके। भाई कॉमन रिसेप्टर थोड़ी एक रिसेप्टर सारे कामों की स्टिमुलेशन देगा या स्टिमुलेशन कैच करता है। हर चीज़ के अपने अपने क्या है रिसेप्टर्स होते हैं सेल्स में। तो कौन कौन से रिसेप्टर किसके लिए पाए जाते हैं वो आपको समझना है। तो आपको अगर एक आधे अगर याद हो किसी को, तो जैसे सपोज मैंने पूछा टेस्ट के लिए, टेस्ट के लिए कौन सा रिसेप्टर होता है? टेस्ट के लिए टेंगो रिसेप्टर्स। कौन से होते हैं? टेंगो रिसेप्टर। बात क्लियर? जैसे टेस्ट के लिए होता है ऐसे ही किसके लिए होते हैं? स्मेल के लिए। स्मेल के लिए कौन से रिसेप्टर? स्मेल रेफर टू ऑल्फैक्टरी। तो कौन से रिसेप्टर? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है ना। अब हीट के लिए यानी टेम्परेचर के लिए, तो टेम्परेचर के लिए तो फिर थर्मो रिसेप्टर। हीट के लिए, हीट को किस में डिपेंड, कैलोरी में करते ना आप लोग ऊष्मा को, तो क्या कहेंगे? कैलो रिसेप्टर। क्या होता है हीट के लिए? कैलो रिसेप्टर। ऐसे ही अलग अलग कामों के लिए या अलग अलग स्टिमुलेशंस के लिए अलग अलग क्या होते हैं रिसेप्टर्स, जिनके नाम आपको पता होना चाहिए। बात क्लियर? ये आपके लिए जरूरी है जानना। अब वो अलग है कि वो आपके एनसीईआरटी में रिसेप्टर्स नहीं दिए, लेकिन आपके पास उस एनसीईआरटी के अलावा भी अगर कुछ सूचना, अगर आपके पास कुछ मटेरियल हो जाएगा तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक, तो अलग अलग कितने, तो अलग अलग जीवों में भी अलग अलग रिसेप्टर होते हैं। भाई मनुष्य में जो हम जानते हैं वो रिसेप्टर भाई मनुष्य की बॉडी में, लेकिन अलग अलग आपके जो एनिमल्स हो उनके अनुकूल भी तो रिसेप्टर होंगे। कुछ पक्षियों में अलग रिसेप्टर होंगे जो हमारे पास नहीं, कुछ एम्फीबियंस में ऐसे रिसेप्टर होंगे जो हमारे पास नहीं है, कुछ आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिनको पानी में रहना हमेशा, उनके पास भी क्या होंगे रिसेप्टर्स होंगे जो उनको होना चाहिए। उन रिसेप्टरों के नाम भी हम आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। बात क्लियर है? जैसे मैंने आपको बताया था ना, अब इसी में एक चीज़ और आपको इसमें रिवाइज करना है। रिसेप्टर की बात आती है तो मैंने एक बार आपको बताया था कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उन ट्रांसमीटर्स के नाम भी आपको अलग अलग याद होना चाहिए। भाई आप लोग मोस्टली कौन सा पढ़ते हैं? आप एसिटाइकोलिन को आपने पढ़ा रेगुलर है ना, जैसे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी आप कौन सा वाला न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ते थे? एसिटाइकोलिन। अभी आपने जैसे मसल्स को मैसेज देना है, मसल से मैसेज लेना है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनेगा तो उधर भी आपने कौन सा? एसिटाइकोलिन है ना। लेकिन इसके अलावा भी तो और क्या है न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना, जो आपके अलग अलग किसके बारे में, अलग अलग मूड के हिसाब से स्रावित होते हैं। आपको नाम बताए थे, सीरोटोनिन हो गया है ना, डोपामीन हो गया, ठीक है, हिस्टीडीन हो गया, गाबा हो गया, बहुत सारे ट्रांसमीटर हैं। अब उन ट्रांसमीटर्स का रिलीज अलग अलग किसके लिए, अलग अलग मूड के हिसाब से होता है ना। जैसे सीरोटोनिन है, सीरोटोनिन कब रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में, कब यूज होता है? जब कोई खुशी होती है ना, जब कोई प्रसन्न मुद्रा होती है, हम आप लोग किसी काम के प्रति बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। नहीं तो हमारा मूड बहुत अच्छा हो जाता है, तो उस मूड अच्छे हो जाने के कारण कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? सीरोटोनिन है ना। तो ये आपको ऐसे ही अलग अलग, जैसे डोपामीन, हाँ डोपामीन, ऐसे ही आपका गावा, ऐसे ही आपका क्या होता है एलेनिन,
ये अलग अलग टाइप के क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, रिसेप्टर। किसका? गाबा नाम का जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसका काम होता है अचानक से सडन कोई रिफ्लेक्स होता है, किसके प्रति, रिफ्लेक्स एक्शन के प्रति नहीं। जब आपको जो बीपी वगैरह होता है ना, बीपी ब्लड प्रेशर वगैरह, उसके कंट्रोलेशन के लिए आपका कौन रिलीज होता है, गाबा वगैरह। बात क्लियर, वो वहां पर यूज होता है। इसके अलावा आपको जो रिसेप्टर में आपको बता रहा था, तो वो अलग से आपको नोट करना उस रिसेप्टर में। हेडिंग डालिएगा आप लोग रिसेप्टर, उसमें आपको रिसेप्टर्स लिखने हैं। कुछ रिसेप्टर्स के आपको नाम लिखवा दें ताकि आपको वो जो कभी आपको यूज होते रहेंगे, तो ये आपकी डायरी में, आपकी डिक्शनरी में होना चाहिए। लिखिएगा इसमें, पहले तो आपको लिखना है, हेडिंग टाइप में डालिएगा रिसेप्टर। लिखिए व्हाट इज अ रिसेप्टर, डेफिनेशन समझ लीजिए उसकी, व्हाट इज अ रिसेप्टर। क्वेश्चन टाइप में डालिए व्हाट इज अ रिसेप्टर, उसमें आंसर में लिखिएगा। देखिए इसमें, देखिए रिसेप्टर आर group of neurosensory organ। न्यूरोसेंसरी ऑर्गन हो गया। अब लिखिएगा टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हो गया। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, मतलब दो टाइप से इसको क्लासिफाई आप रिसेप्टर्स को कर सकते हैं। अब दो टाइप से कैसे, एक आप इसको कर सकते हैं बेस्ड ऑन, पहला इसका जो रिसेप्टर होता है उसका क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन पोजीशन, यानी कि किस जगह पर है, पोजीशन के हिसाब से इसको क्लासिफिकेशन करेंगे। दूसरा जो इसका टाइप्स होता है वो बेस्ड ऑन स्टिमुलाई, किस प्रकार का स्टिमुलस आपको मिल रहा है उसके आधार पर। तो रिसेप्टर को कितने प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, दो प्रकार से, एक पोजीशन के आधार पर, दूसरा स्टिमुलस के आधार पर। तो पहले लिखिए पहला वाला बेस्ड ऑन पोजीशन, हो गया। अब पोजीशन मतलब स्थिति, कहां कहां रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो पहले लिखिए नंबर एक, पहला लिखिए आउटर रिसेप्टर या एक्सटर्नल रिसेप्टर भी कह देते हैं आप, एक्सटर्नल रिसेप्टर। अब एक्सटर्नल मीन्स क्या होता है, एक्सटर्नल मीन्स बाहरी, बाहरी मतलब कौन, कहां बाहरी, तो हमारी जो बॉडी की क्या है, सरफेस है। बात क्लियर। तो बॉडी सरफेस पर जो आउटर साइड में रिसेप्टर होंगे उनको क्या कहा जाएगा, एक्सटर्नल रिसेप्टर। तो उसमें डैश लगा के आप लिख सकते हैं, लिखिए सरफेस रिसेप्टर उसी में, या इसमें केवल नाम नहीं लिखना है, इसमें केवल पोजीशन समझना है, नाम लिखाएंगे स्टिमुलस के आधार पर, है ना। तो पहला आपने लिख लिया कौन सा वाला, एक्सटर्नल रिसेप्टर, डैश लगा के उसके सामने आपको क्या लिख देना है, सरफेस रिसेप्टर। दूसरा लिखिए नंबर दो विसरल रिसेप्टर, या इंटरनल भी कह सकते हैं आप इसको, इंटरनल रिसेप्टर या विसरल रिसेप्टर कह देते हैं हम आपको। हाँ, जो इंटरनल मतलब ही होता है विसरल, आंतरिक का। डैश लगा के आप लिख सकते हैं विसरो रिसेप्टर, विसरो यानी कि जो विसरल ऑर्गन है उनके लिए जो रिसेप्टर्स है, विसरो रिसेप्टर्स।
हो गया। तीसरा लिखिएगा कंजवाइटल, कंजवाइंट नहीं होते हैं, मिक्स जिसको कह देते हैं, हाँ देखिए कंजवाइंटल रिसेप्टर, इन्हीं को आप डैश लगा के लिख सकते हैं, मिक्स रिसेप्टर्स, कंजवाइंटल रिसेप्टर या मिक्स रिसेप्टर, हो गया। बस अब ये 3 प्रकार के थे, किसके आधार पर? पोजीशन के आधार पर। कौन कौन से 3? हाँ, पहला एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब आउटर सरफेस में। दूसरा कौन सा? विसरल यानी कि इंटरनल, जो आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन। और तीसरे कौन से? कंजवाइंटल, जो आपके क्या हो, मिक्स हो, जो दोनों के लिए कॉमन कहलाते हैं। आउटर और इंटरनल दोनों के लिए जो कॉमन काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंजवाइंटल या मिक्स आप रिसेप्टर कह देते हैं। अब सेकंड जो टाइप से लिखना, लिखिए अगला नंबर डाल के, देखिए बेस्ड ऑन स्टिमुलस या स्टिमुलाई, बेस्ड ऑन स्टिमुलस या स्टिमुलाई। अब इसके कई टाइप से, तो इनके नाम भी आपको पढ़ना है। लिखिए नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट है, पहला वही लिख लीजिएगा, नंबर 1 टेंगो रिसेप्टर, टेंगो, पहला है टेंगो रिसेप्टर। टेंगो रिसेप्टर, रिसेप्टर्स कह सकते हैं। अब टेंगो रिसेप्टर है तो डैश लगा के लिख लीजिए, किसके लिए? तो आप सामने लिख दीजिएगा टेस्ट, डैश लगा के उसके सामने टेस्ट लिख देंगे। वो टेस्ट क्या, सॉरी टेस्ट नहीं, सॉरी टच, सॉरी टेस्ट नहीं, टच, टच के लिए होता है। हाँ, जैसे कोई टच करता है उसके लिए टेंगो रिसेप्टर, टेस्ट नहीं, सॉरी माई मिस्टेक, बोलते समय कुछ। नेक्स्ट देखिए दूसरा थर्मो रिसेप्टर, थर्मो। अब थर्मो है तो आप समझ गए होंगे, थर्मो रिसेप्ट आप रेफर करता है किसके लिए? टेम्परेचर के लिए, तो लिखिएगा उसमें टेम्परेचर। तीसरा लिखिएगा कैलो रिसेप्टर, हाँ CALO, कैलो, कैलो मतलब कैलोरी, और कैलोरी किस में बर्न होती है? हीट, तो लिखिएगा हीट के लिए, कैलो रिसेप्टर में हीट। उसके बाद अगला है फ्रिजिड, फ्रिजिड रिसेप्टर, फ्रिजिड। अब फ्रिजिड का फ्रिज से समझ में आ गया होगा आपको, फ्रिजिड मतलब फ्रिज, और फ्रिज मीन्स क्या होता है? कोल्ड, ठंडा, तो उसके लिए कोल्ड के लिए, यानी जब आपको ठंडी लगती है तो कौन सा रिसेप्टर कैच कर रहा होता है? फ्रिजिडो रिसेप्टर, हो गया। नेक्स्ट लिखिए अगला रियो रिसेप्टर, रियो RHEO, रियो रिसेप्टर। रियो रिसेप्टर में लिखिएगा वाटर करंट, वाटर करंट। अब वाटर करंट है तो जाहिर सी बात है ये रिसेप्टर किस में होंगे? वाटर में रिसेप्टर कहाँ होंगे? वाटर रिसेप्टर मतलब जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, कौन? फिश, तो उसमें आप लिख लीजिएगा कोष्ठक में कि ये फिश में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है वाटर करंट के लिए फिश में कौन से रिसेप्टर, तो आपको याद रखना है कौन से? रियो रिसेप्टर। नेक्स्ट लिखिए अगला, लिखिए जियो रिसेप्टर, जियो GEO, जियो रिसेप्टर। अब जियो है तो आप समझ गए होंगे, जियो मतलब, जियो मतलब क्या होता है? जियोग्राफी, और जियोग्राफी मतलब ग्रेविटी, पृथ्वी में कौन सा बल लगता है? ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के लिए जियो रिसेप्टर। लिखिए डैश लगा के ग्रेविटी। हो गया। अगला लिखिए गैल्वेनो रिसेप्टर्स, गैल्वेनो, और गैल्वेनो है तो चाहे याद करो गैल्वेमीटर किस में यूज होता है? हाँ, तो इलेक्ट्रिक करंट, डैश लगा के लिखिएगा इलेक्ट्रिक करंट।
धारा मापी में, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट लिखिए स्टेटोरिसेप्टर्स। स्टेटोरिसेप्टर्स, स्टेटोरिसेप्टर्स किसके लिए? स्टैटिक शब्द कब यूज होता है? बैलेंस। तो लिखिएगा बैलेंस के लिए, मतलब आपकी बॉडी का जो बैलेंस है, संतुलन है, उसके लिए जो रिसेप्टर्स काम करते हैं वो कौन से? स्टेटोरिसेप्टर्स। ब्रेन के बॉडी बैलेंस वाले पार्ट से कनेक्टेड होगा। कौन सा? मैं जो ब्रेन में जो बॉडी बैलेंस का काम, हाँ, तो उसी में तो करंट जाता, तभी तो रिसेप्टर है। लिखिए नेक्स्ट अगला फोटो रिसेप्टर्स। और फोटो का मतलब फोटो में लिखिएगा इसमें विजन। फोटो रिसेप्टर लिखिएगा विजन, दृष्टि से लेकर। अगला लिखिए ऑडियो रिसेप्टर भी कहते हैं, ऑडियो रिसेप्टर भी लिख सकते हैं आप। ऑडियो रिसेप्टर ही लिखिए, याद रहेगा आपको, ऑडियो रिसेप्टर। अथवा इसी का दूसरा नाम लिखिए, इसको फोनो रिसेप्टर भी कहते हैं। हाँ, ऑडियो रिसेप्टर या फोनो रिसेप्टर। और फोनो रिसेप्टर में डैश लगा के लिखिएगा हियरिंग। भाई ऑडियो मीन्स क्या होता है? सुनना। तो ये हियरिंग के लिए है, आप जो आवाज सुनते हैं अलग अलग तरीके की, उसके लिए। अगले लिखिएगा स्टेटो एक्वेस्टिक रिसेप्टर। स्टेटो एक्वेस्टिक, स्टेटो एक्वेस्टिक रिसेप्टर। स्टेटो एक्वेस्टिक रिसेप्टर हो गया। इसमें लिखिएगा दोनों, बैलेंस एंड हियरिंग। बैलेंस एंड हियरिंग, जैसे होता है ना कोई चीज सुन करके बैलेंस कर लेना, बैलेंस एंड हियरिंग। अगला लिखिएगा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, इनमें से 2-3 पूछे जाते हैं। हाँ, 2 मैन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन कौन से, इसलिए मैं लिखवा दिए। जरूरी नहीं सब आएंगे, एक आधे 2-3 इसमें इंपॉर्टेंट। लिखिए क्या बोला मैंने? ऑल्फैक्टरी। आप समझ गए ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल। लिखिए हो गया। अगला लिखिएगा गस्ट्रेटो। गस्ट्रेटो, गस्ट्रेटो रिसेप्टर्स। इसी को गस्ट्रेटो भी कहते हैं और इसी को कीमो रिसेप्टर भी कहा जाता है। कीमो, CHEMO, कीमो रिसेप्टर। गस्ट्रेटो मतलब, गस्ट्रेटर शब्द मतलब कहाँ यूज होता है? डाइजेशन से रिलेटेड है ना, तो टेस्ट से रिलेटेड होता है। कीमो और ये गस्ट्रेटो किसके लिए? टेस्ट के लिए। तो उसमें आपको याद रखना है, इसको किससे रिलेटेड होगा? टेस्ट से। लिखिए TASTE हो गया। अगला लिखिएगा बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर हो गया। बैरो रिसेप्टर में लिखिएगा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हो गया। अगला लिखिएगा, मतलब बैरो रिसेप्टर किसके लिए होता है? ब्लड प्रेशर के लिए रिसेप्टर का काम करता है। क्लियर। अगला लिखिएगा प्रोप्रियो रिसेप्टर। प्रोप्रियो, प्रोप्रियो रिसेप्टर। प्रोप्रियो रिसेप्टर इसमें लिखिए मसल्स पेन, मसल्स पेन प्लस प्रेशर। मसल्स पेन प्लस प्रेशर मतलब जो मांसपेशियों का दर्द होता है और जो प्रेशर वगैरह होता है, दबाव वगैरह, उसके लिए। नेक्स्ट लिखिए अगला हो गया नेसी। हाँ, नेसी रिसेप्टर या नोसी रिसेप्टर भी कहते हैं। हो गया।
ये आपको लिखना डैश लगा के, डैमेज ऑफ डीप मस्कुलर टिश्यूज, यानी आपकी बॉडी में जब डीप जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाते हैं, उसके लिए रिसेप्टर। और अगला है विब्रियो रिसेप्टर्स, विब्रियो VIBRIO, विब्रियो वाइब्रेशन से रिलेटेड विब्रियो रिसेप्टर्स। इसमें लिखिएगा विंड वाइब्रेशन एंड प्रेशर। अब विंड वाइब्रेशन और प्रेशर किसके लिए काम करेगा, कौन किन जीवों में, किन एनिमल्स में मिलेगा ये? विंड का वाइब्रेशन किसको फील करना है, पक्षियों को। ये किस में पाया जाता है, पक्षियों में। लिखिएगा, उसमें लिख लीजिएगा कोष्टक में एवीज, यानी कि पक्षी। हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछ दे, इसमें कभी कभी मैसेज वो आ जाता है कि गस्टैटो रिसेप्टर जो आप लिखते हैं, टेस्ट वाला होता है ना गस्टैटो रिसेप्टर, उसको आपने अगर देखा हो बना हुआ जैसे आपकी जीभ में होता है, टेस्ट बड्स होती हैं, है ना। उसके लिए मैंने आपको नया पढ़ा होगा डाइजेशन वाले टॉपिक में, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा आपकी जो जीभ टंग, उसमें आपके क्या होते हैं, पैपिले पाए जाते हैं, पैपिले, है ना। अलग अलग वो आपके देखेंगे अंकुर टाइप के ऊपर, है ना, पैपिले। आपने पढ़ा होगा फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, है ना, बैलेट पैपिले, आपके ऐसे जितने भी आपके पैपिले होते, 3-4 प्रकार के पैपिले टेस्ट बड्स के लिए, उन सब के नीचे क्या होती है, टेस्ट बड्स होती हैं, जिनको आपने रिसेप्टर लिया, गस्टैटो रिसेप्टर्स। सब में गस्टैटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं, लेकिन वो सेल अलग नहीं होती, उसके साथ में भी कुछ क्या होती है, सेल्स। पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है जब आपको वहाँ पढ़ाया जाता है। जैसे इधर देखिएगा, एक तो बना के दिखाऊंगा, जैसे जीभ में है, ये मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए सरफेस है, ये इधर, यहाँ पर आप ऐसे देखिए, इस प्रकार के क्या निकले होंगे, अंकुर टाइप के, विलाई टाइप के स्ट्रक्चर, और उधर से ऐसी सेल्स जाती हैं, ये उनके साथ में कुछ क्या होती है, यहाँ कुछ सपोर्टिंग सेल होती हैं। हाँ, जहाँ टेस्ट के लिए तो जीभ वगैरह जैसे सरफेस है जीभ की, अरे नहीं, देखिए इसको डीप होती ना अंदर, बिल्कुल ऊपर नहीं। देखिए इसमें एक सेल्स ये होती है, इनको क्या बोलते हैं, ये कहलाते हैं गस्टैटो रिसेप्टर्स, टेस्ट बड्स जिनको कहते हैं। इनके साथ में जो ये कोशिकाएं हैं, इनको क्या बोलते हैं, ये सहायक होती है, जिनको आप लोग कहते थे एसेसरी सेल्स। कौन सी, ये एसेसरी होती है, एसेसरी सेल्स। और एसेसरी में आप देखेंगे नीचे की साइड छोटी छोटी सेल्स होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, बेसल सेल्स। कौन सी सेल, बेसल सेल्स। और ये बेसल, ये जो आपका एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये पूरा, ये एक क्या कहलाता है, टेस्ट बड्स। ये एक बड का स्ट्रक्चर है, टेस्ट जो जीभ से लेकर जाती है, ये यहाँ से कैच होता है, टेस्ट यहाँ से, भोजन वगैरह यहाँ होगा ऊपरी सरफेस में, ये टेस्ट लेते हैं यहाँ, बिटर और स्वीट जो भी आप खा रहे हैं, वो यहाँ से टेस्ट जाता है, तो कौन सी वाली सेल लेती है, कौन लेगा, गस्टैटो रिसेप्टर। और यहाँ से कौन जाता है इससे, वो एक्सोन वाला एरिया, न्यूरॉन, और न्यूरॉन उसको कहाँ लेकर जाएगी, उस पार्ट तक जो इसके लिए क्या करता है, काम करना, यानी कि जो इसके बारे में क्या करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है। और प्रोसेसिंग का काम किसका, तो वहीं पर जाकर के ये क्या होगा, पहुंचेगा। देख, तो ये जो आपकी जाती है, ये न्यूरॉन्स है, जो सेंसरी न्यूरॉन्स है, सेंसरी न्यूरॉन्स, ये सेंसरी न्यूरॉन्स है। इसका ओरिजिन कौन सा होता है, ये क्या था, ओरिजिन क्या होता है सेल्स का, ओरिजिन, हाँ, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, तो मीजोडर्मल ओरिजिन होता है ना,
ये सब मेसोडर्मल है। एक तो ये आपका जो टेस्ट बड्स वगैरह बनती है उसका कभी कभी होता है, आपसे क्या पूछ लिया जाता है, स्ट्रक्चर, है ना, कहते हैं एक टेस्ट बड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये जो आपका टेस्ट बड है उसका स्ट्रक्चर है। वैसे कितनी प्रकार की बड्स होती हैं, कितने प्रकार की आपकी होती है। तो ये सेम एक ही प्रकार की होती है सबके लिए, जितने भी आपके टेस्ट होते हैं। वैसा नहीं कि 4 प्रकार का टेस्ट है, हम कितने प्रकार का टेस्ट लेते हैं, आप लोग कितने प्रकार का टेस्ट पढ़ाया जाता है, और नहीं टेस्ट में, टेस्ट के लिए कितने मेनली कॉमनली हम कितने टेस्ट पढ़ते हैं। हाँ, खट्टा, मीठा, तीखा और कड़वा। ये कड़वा को ही तीखा कहते हैं, और कसेला, 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन एक और टेस्ट होता है, 5वां एक टेस्ट, कौन सा, 4 तो होते हैं लेकिन 4 के अलावा भी एक टेस्ट नया ऐड हुआ है, और इस समय बड़ी तेजी से उसका क्रेज चल रहा है। नहीं, कौन सा, 5वां है जो एनसीईआरटी कहती है उमामी। कौन सा टेस्ट, उमामी टेस्ट। उमामी टेस्ट किससे, सोडियम ग्लूटामेट। आप उसमें नहीं देखते जिसको अजीनोमोटो पाउडर कहते हैं, अजीनोमोटो फिटकरी टाइप का वो हल्का चावल जैसा, वो डालते हैं किसमें, ये जो फूड बनाते हैं मोमोज वगैरह, ये चाउमीन वगैरह में डालते हैं, चटनी में, ताकि वो टेस्टी लगे, और जिसके कारण हम आप लोग वहाँ जाते हैं। आप मोमोज चाउमीन का देखिए टेस्ट, चटनी का अलग टेस्ट होता है। हाँ, उस टेस्ट के चक्कर में हम आप लोग डेली वहाँ पर आप देखिए ट्रॉलियों में भीड़ लगी मिलेगी। वो अलग टेस्ट है, ना वो खट्टा है ना मीठा है, उसकी अपनी एक क्या है, कैचिंग पावर, जिसके कारण हम आप लोग डेली उस ट्रॉली में जाकर खड़े होते हैं। वो डेली मिलाते हैं, लेकिन वो जो आपको मिलाते हैं सोडियम ग्लूटामेट, जिसको आप लोग अजीनोमोटो पाउडर कहते हैं, वो आपका क्या करता है, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल, नुकसान, आप थोड़ा हो या ज़्यादा हो, अगर आप उसको रेगुलर यूज कर रहे हैं तो वो आपके लिए क्या है, नुकसानदायक, कैंसर कारक है वो बॉडी के लिए। और उसी के प्रति हम आप लोगों के लिए क्या होती है, उसके लिए जागरूकता होती है। हम आप लोग टेस्ट लेते हैं और उसके खींचे चले जाते हैं, डेली हम आप लोग उसकी डिमांड करते हैं। तो वो जो टेस्ट है एक अजीब सा, उसको कहते हैं कौन सा टेस्ट, उमामी टेस्ट। याद रखिएगा कौन सा टेस्ट। तो टेस्ट कितने प्रकार के, 5, वो कड़वा, खट्टा, मीठा और नमकीन अलग, लेकिन ये आपका एक एक्स्ट्रा टेस्ट है, कौन सा, उमामी। ये यूज किया जाता है कि एक नया टेस्ट, 5वें प्रकार का टेस्ट कौन सा, तो आपको याद रखना उमामी टेस्ट। किसका टेस्ट है ये आपका एक ऐसा अजीब टेस्ट, अलग सा एक टेस्ट है जो अपनी ओर उसको क्या करता है, खींचता है, जिसको आप लोग किससे प्राप्त करेंगे, तो आप उसको बताएंगे सोडियम ग्लूटामेट, जिसको आप अजीनोमोटो के नाम से जानते हैं। और वो आपका ज़्यादातर आप देखेंगे तो जो आपके जितने भी जंक फूड हैं, लगभग चटनी बनाने में सब में उसका यूज होता है। अब कोई कम मात्रा में यूज करता है, कोई ज़्यादा मात्रा में यूज करता है। बात क्लियर है? कैसा नहीं, तो हल्की वो पीने में कड़वी टाइप की लगती है ना, हल्की कसेली टाइप में, जिसने भी पियोगी उसका टेस्ट कैसा होगा, और वो कसेला टाइप का होगा उसका। लेकिन उसमें क्या है, टेस्ट से लेना देना नहीं है, उसमें उसके किसका, उस पदार्थ का लेना देना है जो अल्कोहल है, उसके रिसेप्टर उसको क्या करते हैं, कैच, उसकी वजह से वो नशा होता है, उससे टेस्ट से कोई लेना। हाँ, जो टाटरी जो उसमें गोलगप्पे वाले पानी में डालते हैं वो भी बिल्कुल होता है। वो आपका देखिए आर्टिफिशियल कोई भी चीज हो, आर्टिफिशियल आपकी शुगर, आपने देखी ना आर्टिफिशियल शुगर डालते हैं, है ना, चीनी आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया कोई भी केमिकल आपके लिए क्या है, हानिकारक है। बात क्लियर है? बस यही है। अलग अलग स्वाद जैसे मीठा, खट्टा, उसके लिए अलग रिसेप्टर होंगे कि ये नहीं, रिसेप्टर एक